तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 11वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अपू के पिता घर पर नहीं है। वे घर पर होते हैं तो उसे कमरे में बंद रहना पड़ता है। एकदम दिन ढल जाता है फिर भी छुट्टी नहीं होती। उसका मन उतावला हो जाता है और कितनी देर बैठकर वह शुभांकरी की आर्या कंठस्थ करे। क्या उसे खेलने को भी नहीं मिलेगा? अरे अब दिन कहाँ रहा। पिताजी पर बहुत ही क्रोध आता है और अभिमान भी जाग उठता है। एकाएक अप्रत्याशित ढंग से छुट्टी हो जाती है। वह जल्दी में किसी तरह किताबों को समेटकर पटक देता है और छाया भरे दलान में जाकर खुशी से नाचने लगता है। यह शाम बहुत ही अपूर्व और अद्भुत मालूम देती है। निविड़ छाया से भरे पेड़ पालों के किनारे पर खेलने का स्थान है। गिलोय लता के तार टंगे हुए हैं। खजूर की डालों की छाया है। जंगल की ओर से ठंडी गंध आती है। थोड़ी सी लाल धूप ताऊजी के उजड़े घर के जंगली नींबू के माथे पर चमकती रहती है। बच्चे के संसार में खुशी लबरेज होकर छलछला उठती है। वह भला कैसे किसी और को समझाए कि यह आनंद क्या है। संध्या के बाद सर्वजया ने भात चढ़ा रखा था। अबू सामने ही आंगन में चटाई बिछाकर बैठा है। बहुत अंधेरा है। झिंगुर बोल रहे हैं। अपू ने पूछा, दुर्गा पूजा के अब कितने दिन रहते हैं? दुर्गा दरात पर तरकारी काट रही थी। बोली, अब 22 ही दिन रहते हैं, है ना माँ? और उसका हिसाब पक्का था। पिताजी घर आएंगे। ओपू माँ और उसके लिए खिलौने कपड़े आलता लाएंगे। अब वह बड़ी हो गई है, इसलिए माँ उसे दूसरे मोहल्ले में जाकर न्योता खाने नहीं देती। वह अब ये लगभग भूल गई है कि लूची का स्वाद कैसा होता है। चांदनी से खिली हुई कोचगारी पूर्णिमा की रात में बांस के जंगल में रोशनी और छाया के ताने बाने वाले रास्ते में वह पहले जमाने में मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लक्ष्मी पूजा की खीले और लाइयाँ आंचल भरकर ले आती थी। घर घर में शंख बजता था। रास्ते में लूची तलने की गंध आती रहती थी। शायद ही अब वह किसी मोहल्ले के नैवेद्य की थाली चली आती है। वह बहुत खील बताशे ले आया करती थी। उसकी माँ 2 दिनों तक उसी का कलेवा कराती थी और खुद भी खाती थी। पर उस बार सजरी मालकिन ने खाता। शरीफ घर की लड़की है। वह नीच लोगों की तरह घर घर खील बताशे मांगती क्यों फिरती है? यह अच्छा नहीं लगता। बहू, तुम उसे इस तरह भेजा मत करो। तब से वह नहीं जाती। दुर्गा बोली, ताश खेलोगी? अच्छा, उस कमरे में ताश की जोड़ी है, ले आ। दुर्गा ने जैसे किसी विपत्ति में पड़कर अपू की ओर देखा। अपू हंसकर बोला, चल मैं खड़ा होता हूँ। माँ बोली, इधर तो इस तरह डरती है, पर दिन भर सब जंगलों का चक्कर काटती रहती है, तब डर कहाँ चला जाता है? रात में इस कमरे से उस कमरे में जाना पड़ा तो घिंगी बन जाती है। अपू यजमान के घर से यह ताश की जोड़ी ले आया था। अपू अभी तक सारे पत्ते नहीं पहचानता। बीच बीच में वह अपने हाथ के ताश विपक्षी दल की खिलाड़ी अपनी माँ को दिखाकर कहता है, माँ यह कौन सा रंग है? क्या यह ईंट है? माँ जरा देखो तो। दुर्गा का मन आज बहुत खुश है। रात को अक्सर खाना नहीं पकता। उसी जून का बासी भात और तरकारी रहती है। आज भात बन रहा है, तरकारी भी पकेगी। यही उसकी खुशी का कारण है। आज जैसे कोई उत्सव है। अपू बोला, माँ माँ ताश खेलते खेलते तुम श्यामलका वाली कहानी तो सुनाओ। अचानक वह माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने मचल कर कहा, माँ तुम वह कविता तो सुनाओ। वही श्यामलका मसाला बांटती है, मिट्टी में केश लौटते हैं। दुर्गा बोली, खेल के समय कविता कहेगी तो खेलेगी कैसे? उठ। सर्वजय, तुझे ये पतालकली कहाँ से मिली? गुसाइयों का बड़ा सा बाग है ना, वहाँ रानी गाय को खोलते हुए एक बार मैं तेरे साथ गई थी, है ना अपू? वहाँ बहुत से फूल खिले थे। बड़ा जंगल था ना, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। पता लगता तो लोग ले जाते। तुम वहाँ गई थी? वह तो बहुत बेहद जंगल है, अपू ने कहा। सर्वजया बार बार स्नेह के साथ लड़के को देख रही थी। अभी उस दिन का अपू जिसे आचांद मुन्ना के साथ कहने पर वह यांत्रिक गुड़िया की तरह चांद से मुखड़े को मुट्ठी बंद करके हाथ की ओर झुका देता था, वही अपू आज ताश खेलने बैठा है। उसे यह दृश्य बिल्कुल अनहोना मालूम होता है। यदि अपू ठीक से खेल नहीं पाता या उम्मीद लगाकर भी वह कोई हाथ नहीं जीत पाता था, या अपू के हाथ में खराब ताश और उसके हाथ में अच्छे ताश आते थे, तो माँ को ही दुख होता था। दुर्गा बोली, आज क्या हुआ जानती हो माँ? अपू बोला, जो तुमने बताया ना, तो तुमसे कुट्टी कर लूँगा। जरा बता कर तो देखो। कुट्टी कर दे मेरी बला से। बात यह है हुई कि इसे पोस्ता दाना का नाम भी मालूम नहीं। राजी के घर में पोस्ता दाना सुखाया जा रहा था, तो ये देखकर बोला, रानी दीदी यह क्या है? रानी बोली, यह मुलहटी है, खाकर तो देख। बस
इसने उसे खाकर देखा और समझ नहीं पाया कि पोस्ता खा रहा है, इतना बुद्धू है। अपू ने कहा था तो वह दीदी के साथ कुट्टी करेगा, पर वह कुट्टी नहीं करेगा। उस दिन जब सत्तू भैया उसके पके माकाल फलों को लेकर भाग गया था, तब उसी दिन संध्या समय दीदी ना जाने कहाँ से अपने आंचल में बांधकर बहुत से माकाल फल ले आई थी और बोली, सवेरे तो इन्हीं पर बहुत रोया था ना। उस समय उसे सचमुच बड़ी खुशी हुई थी। यह खुशी उसे उन फलों से प्राप्त हुई थी या दीदी के उद्भासित चेहरे से, विशेषकर बड़ी बड़ी ममता भरी स्निग्ध हंसी से प्राप्त हुई थी। यह बात वह नहीं जानता। ओपू, छक्के का खेल है, समझ बूझ कर चला ना। दुर्गा बड़ी खुशी के साथ अपने ताश उठाकर लगाने लगी। दीदी, यह किस फूल की महक है? माँ बोली, ताऊ जी के मकान के पीछे सप्तपर्ण पेड़ है, यह उसी के फूल की महक है। ओपू और दुर्गा दोनों ने आग्रह के साथ पूछा, माँ, उस पेड़ के नीचे एक बार शेर आया था ना? पर माँ जल्दी से ताश डालकर बोली, ओह, चावल नीचे से लग गया, उसकी बुआरी है, भात उतार कर फिर बताती हूँ। खाते समय दुर्गा बोली, पतल कली की तरकारी बहुत अच्छी बनी है ना माँ? उसका चेहरा स्वर्गीय तृप्ति से भर गया। साथ ही साथ अपू ने कहा, वाह, यह तो खाने में गोश्त की तरह है ना दीदी? एक जगह बहुत सी पतल कली लगी है, मैंने सोचा ये कुकुर मुत्ता, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। दोनों की प्रशंसा सुनकर सर्वजया का हृदय गर्व और तृप्ति से भर गया। फिर भी जरूरत के लायक मसाला और बाकी चीज़ें मिलती नहीं। लोग भोजों के मौक़ों पर पकाने के लिए सजली मालकिन को बुलाते। एक बार उसे तो पुकारे तो वह दिखा दे कि रसोई किसे कहते हैं। सजली मालकिन को हाँ, नहीं तो। सर्वजया बोली, दुर्गा, अपू का हाथ धुला दे। तू यह क्या कर रहा है? कहीं आंगन के बीच में हाथ मुँह धोते हैं? रोज बताती हूँ कि उधर। पर अपू एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। सामने वह टूटी दीवार की दरार है, बांस के जंगल में अंधेरा है, झाड़ झंगाड़ों का अंधेरा तोरई के बिये की तरह काला है, उजड़ा हुआ घर, फिर और कितनी ही अज्ञात विभीषिकाएं हैं। उसकी यह समझ में नहीं आता कि अब जानकर इस तरह जोखिम में है। तब आंगन के बीच में मुंह धोने में से कौन सा अनर्थ हो गया। इसके बाद सब लोग सो गए। रात गहरी हो गई और सप्तपर्ण फूल की तेज महक से लदी हुई रात की हवा हेमंत की ओस से गीली होकर बह रही थी। कभी कभी ऐसे समय में अपू की नींद टूट जाती थी, मानो देवी आई हो। गांव के आनंदराय महाशय इस समय बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। गांव की फिर से पैमाइश हो रही है। उत्तर के मैदान में तंबू लगा है। पैमाइश के बड़े अधिकारी ने मैदान में नदी के किनारे दफ्तर भी खोला है और उनके साथ बहुत से छोटे मोटे अमले भी हैं। गांव के सभी भले आदमी कुछ न कुछ जमीन के मालिक हैं। वे बाप दादाओं की कमाई हुई संपत्ति के किनारे पर अपने अपने जीवन की नौका को भिड़ाकर उसे कसकर खूंट से बांधकर जड़ पदार्थ की तरह निरुद्धम, गतिहीन और निष्क्रिय बने रहकर एक तरह से अच्छा ही काट रहे थे। पर अब की बार वे कुछ मुसीबत में फंस गए हैं। कोई किसी की जमीन दबाकर चैन की बंसी बजा रहा है तो कोई लगान 10 बीघे का देता है, पर 12 बीघे पर कब्जा जमाए बैठा है। इतने दिनों तक यह सब बहुत मजे में चल रहा था। इतने में यह भमाई आ गई। यूं तो सभी पर कुछ न कुछ गाज गिर ही रही थी, पर आनंद राय की मुसीबत जरा दूसरे ही ढंग की थी, या यूं कहना चाहिए कि सबसे विकट थी। उसके रिश्ते का एक भाई बहुत दिनों से पछाह में है। वे इतने दिनों से अपने प्रवासी रिश्तेदार के आम कटहल के बाग तथा जमीन बिना किसी तरछुए के भोग रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि पैमाइश का कठिन समय अगर वे निकाल ले गए तो सारी जमीन और बाग नहीं तो कुछ तो वे अपने नाम लिखा ही लेंगे। पर पता नहीं गांव के किसी आदमी ने उस प्रवासी रिश्तेदार को कोई पत्र डाल दिया था और कोई बात हो गई। नतीजा यह हुआ कि 10 दिन से उस रिश्ते में लगने वाले भाई का बड़ा लड़का पैमाइश की देखभाल करने आया था। मुंह का खौर तो छिन ही गया था, इसके अलावा लेने के देने पड़ गए। उस रिश्तेदार के हिस्से में जो कमरे थे वे ही मकान के सबसे अच्छे थे। आनंद राय विगत 20 साल से उन पर अधिकार जमाए हुए थे। अब भतीजे के आने से उन्हें वे कमरे छोड़ देने पड़े थे। भतीजा शौकीन तबीयत का कॉलेज का छात्र था। वह एक में सोता है तो दूसरे में पढ़ता लिखता है, इसलिए ऊपर के कमरे से लोहे के संदूक, गिरवी में जमा माल, कागजात आदि हटा डालने पड़े। नीचे वाले जिस कमरे में पालित के मोहल्ले से सस्ते दामों पर खरीदे हुए शहतीर रखे हुए थे उस कमरे को भी खाली कर देना है। शाम का समय था। आनंद राय के चौपाल में मोहल्ले के कई आदमी बैठे हुए थे। यहीं ताश और पासे की मजलिस जमती है। पर आज अभी काम खत्म नहीं हुआ था। आनंद राय आए हुए असामियों को एक एक करके निपटा रहे थे। आंगन के सामने वाले हिस्से में
एक कम उम्र किसान की स्त्री एक छोटे लड़के को साथ में लेकर बहुत देर से घूंघट काढ़े बैठी थी। उसने सोचा अब उसकी बारी आ गई। वह उठ खड़ी हुई। आनंद राय ने जरा सिर नीचा करते हुए चश्मे के ऊपर से देखते हुए कहा, कौन है? तेरा क्या काम है? किसान स्त्री ने आंचल की गांठ खोलते हुए धीरे से कहा, मैंने बड़ी मुसीबत से कुछ रुपयों का बंदोबस्त किया है। रुपए ले लीजिए और खलिहान का ताला खोल दीजिए। कितनी तकलीफ में हूँ, क्या कहूँ मालिक। आनंद राय की भाजी खिल गई। बोला, हरी, इसके रुपए तो गिन लो। बही खोलकर तारीख देखो और सूद का फिर से हिसाब कर लो। किसान स्त्री ने रुपए निकालकर हरिहर के सामने दलान के किनारे रख दिए। हरिहर ने गिनकर देखा 5 रुपए। राय महाशय ने कहा, अच्छा जमा कर लो, बाकी रुपए कहाँ हैं? अभी इतने ही लीजिए, फिर दे दूंगी। मैं खटकर पैसे चुका दूंगी। अभी इतना ही लेकर मेरे खलियान का ताला खोल दीजिए। पहले जरा खा पीकर जान तो बचे। घर भी चूता है तो फिर। वह ऐसे भरोसे से बात कर रही थी जैसे खलियान की चाबी मिल गई है। बात यह है कि अभी यह राय महाशय को पहचान नहीं पाई थी। आनंद राय ने बीच में ही बात काट कर कहा, ओह, बढ़िया ही चाबी लेने वाली। सूद और मूल मिलाकर लगभग 40 रुपए बैठते हैं और 5 रुपए लाकर कहती है खलियान खोल दो। नीच लोगों का ढंग ही निराला है। चल भाग यहाँ से, बेकार मेरा वक्त खराब मत कर। किसान स्त्री को सभी लोग जानते थे। दीनू भट्टाचार्य को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। बोले, कौन है अंधा? अरे यह उस मोहल्ले के तबरेज की बीवी है। 4 दिन पहले तबरेज मर गया है ना। सूद और मूल मिलाकर 40 रुपए बाकी हैं। इसलिए मरने के दिन की शाम को ही मैंने खलियान पर ताला लगा दिया। अब यह कहने आई कि खलियान खोल दो, यह कर दो, वह कर दो। जो पैर के नीचे से सचमुच जमीन खिसक जाती तब भी तबरेज की बहू को इतना आश्चर्य न होता। अब वह कुछ कुछ समझी। आगे बढ़कर बोली, यह बात न कहिए मालिक। मेरे मुन्ने के लिए उन्होंने उस साल सुनार से एक निम्बोरी बनवाई थी। सो भोंदा सुनार की दुकान में उसे बेचकर 5 रुपए मिले। बच्चे की चीज़ थी, उसे बेचने को जी नहीं चाहता था, पर क्या करती, पेट तो भरना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाद को मौका आएगा तो फिर निम्बोरी बनवा दूंगी। तो मालिक अब चाबी दे दीजिए। अरे चल चल अभी जा। रुपए पैसों का मामला ऐसा गिड़गिड़ाने से थोड़ा ही तय होता है। अभी तू यह बात नहीं समझती। तेरा आदमी होता तो समझता। चल अब दिक मत कर। ये 5 रुपए तेरे नाम से जमा रहेंगे। बाकी रुपए ले आ तो देखा जाएगा। कहती है कि लड़के को खाने को नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? जो तुझसे बन पड़े तो नालिश करके खलियान खुलवा ले। आनंद राय घर के अंदर चले गए तो दीनू भट्टाचार्य ने कहा, बहू, तबरेज के कितने दिन हुए? सो कुछ मालूम तो है? बाबा बुध के दिन वे हाट से मछली ले आया। मैंने प्याज डालकर पकाकर भात दिया। बिल्कुल कोई लक्षण नहीं था। अच्छी तरह भात खाया। खाकर बोला, जाड़ा लग रहा है, मुझे कंबल उड़ा दे। सो मैंने उड़ा दिया। बात को देखती क्या हूँ कि अभी दिन भी नहीं छिपा, उधर से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं। अगले दिन दोपहर तक मुझे और बच्चों को मझधार में छोड़कर चल बसा। कहते कहते उसका गला रूंधा है। फिर उसने विनती करते हुए कहा, आप लोग जरा कहिए ना, कहकर जरा खलियान की चाबी दिलवा दीजिए। बड़े बड़े कष्ट पड़े हैं, नहीं मैं कर्ज बाकी थोड़ी ही रखूंगी, जिस तरह से भी हो। इतने में रिश्ते में लगने वाला भतीजा आ गया। इससे बातचीत बंद हो गई। दीनू ने कहा, आओ नरेन भैया, शायद मैदान की तरफ घूमने गए थे। तुम्हारे बाप दादाओं की यही जन्मभूमि है, तो यह बताओ कैसा लग रहा है? नरेन मुस्कुराया। उसकी उम्र 21-22 से अधिक नहीं। खासा तगड़ा सुपुरुष। कलकत्ता के किसी कॉलेज में वकालत पढ़ता है। बोलता थोड़ा है। यद्यपि बाप ने इसलिए भेजा है कि काम काज देखे, पर ना तो वह कुछ देखता है ना समझता है। दिन रात उपन्यास पढ़कर और बंदूक दागकर वक्त काटता है। साथ में एक बंदूक ला गया। शिकार का शौकीन है। नरेन ऊपर अपने कमरे में आया तो वहां देखा कि गोकुल की स्त्री कमरे के फर्श के ऊपर उकड़ू बैठकर फर्श से कुछ खोद खोद कर उठा रही है। दरवाजे के पास ही नरेन ने देखा कि उनका कीमती विलायती लैंप फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके कांच का डोम चूर चूर हो गया और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। दरवाजे के पास जूते की आहट पाकर गोकुल की स्त्री ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। उसे देखने पर ऐसा मालूम हुआ कि रोज की भांति वह कमरा साफ करने को आई थी और उसने लैंप जलाना चाहा। पता नहीं वह कैसे टूट गया। वह चाहती यह थी कि लैंप के मालिक के आने के पहले ही अपराध का चिन्ह स्वयं हटा दे, पर वह तो रंगे हाथों पकड़ी गई, इसलिए बहुत झेप गई। उसकी लज्जा के बोझ को कम करने के लिए नरेन ने हंसकर कहा, वाह भाभी जी, आपने तो लैंप की ही अच्छी छुट्टी कर दी। अब देखिए ना, पकड़ी भी गई। आखिर मैं कानून जो पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप जल्दी से चाय बनाकर लाइए। तो मालूम तो हो कि आप कितना चटपट काम कर सकती हैं। खैरियत यह है कि बक्स में दूसरा डोम है। ठहरिए, मैं बत्ती जला दूँ। गोकुल की स्त्री ने लज्जित होकर कहा, दिया सिलाई ले आऊं?
नरेन ने कौतुक के साथ कहा, आप दिया सिलाई नहीं लाई तो लैंप उतार कर क्या कर रही थी? बहू अब की फिर हंसी और धीरे से बोली, मैंने सोचा कि कालिक लगी है, जरा पहुंच दूं। तो जैसे ही कांच उतारने गई तो पता नहीं ये विलायती मशीन वाली रोशनी कैसी है। कहकर वह बात बिना समाप्त किए ही झेप भरी हंसी हंसकर बाहर चली गई। नरेन 10-12 दिन से आया हुआ है, पर भाभी लगने पर भी गोकुल की स्त्री के साथ उसने कोई खास बातचीत नहीं की। पर कांच टूटने की संध्या में से दोनों में नए परिचय की संकोच की जो खाई थी वह दूर हो गई। नरेन अच्छे घर का लड़का है, इस पर देहात में वह पहले पहला आया था, इसलिए बिना संगी साथी के ये प्रवास वाले दिन अच्छी तरह कट नहीं रहे थे। हम उम्र भाभी के साथ परिचय का मार्ग सरल हो जाने के बाद वह सवेरे शाम चाय पीते समय मिलता मिलाता था। तब से उसके दिन सहज आदान प्रदान की मधुरता से आनंदपूर्ण हो गए। उस दिन दोपहर को दुर्गा टहलने आई। उसने रसोई घर के दरवाजे से झांक कर कहा, चाची जी क्या पका रही हो? बहू बोली, आ बेटिया जरा मदद तो को कर दे, अकेले अब काम पूरा नहीं पड़ रहा। दुर्गा बीच बीच में जब भी आती है तो चाची के काम में हाथ बटाती है। उसने मछली काटते हुए कहा, अच्छा चाची जी, तुम्हें यह केकड़े कहाँ से मिल गए? यह केकड़ा तो शायद खाया नहीं जाता। क्यों? खाया क्यों नहीं जाएगा? बीदू मल्लाइन कह रही थी कि सभी यह केकड़ा खाते हैं। तो चाची जी तुमने क्या इन्हें खरीदा है? खरीदा क्यों नहीं, 5 पैसे में लिए। दुर्गा कुछ नहीं बोली। मन ही मन सोचती रही कि चाची जी है तो बहुत अच्छी, पर जरा बुद्धू है। भला इन केकड़ों को पैसे देकर कौन लेता है और खाता ही कौन है? बीदू ने सीधी सी देखकर ठग लिया। साथ ही सरला चाची पर उसको और अधिक स्नेह हुआ आया। स्वर्ण ग्वालिन ने जाकर घर में सुनाया था कि उस दिन गोकुल चाचा के ने चाची के सिर पर खड़ाऊ मारी है। उस दिन वह भी नदी के घाट पे नहाने गई थी। चाची ने नहाने आई तो सूर्य डुबाकर इसलिए नहीं नहाई कि कहीं दुखने न लगे। उस दिन उसे बहुत दुख हो रहा था, पर कुछ बोली नहीं, कहीं चाची जी झेप ना जाए और घाट के सारे लोगों के सामने जग हंसाई ना हो। फिर भी राय ताई पूछी बैठी, बहू तुम आज नहाई नहीं? चाची जी ने हंसकर उत्तर दिया, नानी जी आज नहाऊंगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। चाची जी सोचती होंगी कि उन पर मार पड़ने की बात किसी को मालूम नहीं, पर चाची जी के घाट से जाती राय ताई बोली, देखा गोकुलवा की करतूत, बहू को ऐसे मारा है कि सिर के बालों में खून जमा है। राय ताई ने यह बहुत बुरा काम किया, जानती है तो जाने, पर इस तरह पूछने की जरूरत क्या थी और लोगों में डिंडोरा पीटने की क्या बात है। मछली धोकर चलते समय दुर्गा ने सहमते सहमते कहा, चाची जी तुम्हारे यहाँ चिड़वा के लायक धान है? माँ कह रही थी कि अपू चिड़वा खाना चाहता है, अब कि हमारे यहाँ धान खरीदा ही नहीं गया। गोकुल की बहू ने चुपके से कहा, दोपहर के बाद आना। फिर दलान की तरफ इशारा करके बोली, सो जाए तो आना। दुर्गा ने पूछा, चाची जी तुम्हारे घर कोई आए हैं? मैंने उन्हें एक दिन भी नहीं देखा। तूने देवर जी को नहीं देखा? अभी वह कहीं गए हैं, शाम के समय आना, भेंट हो जाएगी। इसके बाद गोकुल की बहू हंसकर बोली, तेरे साथ देवर जी की शादी हो तो जोड़ी खूब फबेगी। दुर्गा लज्जा से लाल होकर बोली, धत धत क्यों? बहू बोली, क्यों, हम लोगों की लड़की कोई खराब थोड़ी है, ला जरा देखूं। कहकर उसने दुर्गा की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा करते हुए कहा, बिल्कुल देवी की तरह सुंदर मुखड़ा है। बाप गरीब है तो क्या हुआ? दुर्गा ने झटके से अपने को छुड़ाते हुए कहा, जाओ चाची जी तुम जाने कैसी। बात को वह लगभग दौड़कर पीछे के दरवाजे से निकल गई। जाते जाते उसने सोचा, चाची जी में सारी बातें अच्छी, पर जरा बुद्धू है। नहीं तो देखो, दुर्गा भी गई नहीं थी कि स्वर्ण ग्वालिन दूध धोने आई। बहू ने भीतर से कहा, अरियो सरन मेरे हाथ खाली नहीं है, बछड़ा बाहर के आंगन में पिटलू पेड़ से बंधा है, उसे ले आ और सहन में लोटा मंजा रखा है। सखी मालकिन का पूजा पाठ इतनी देर में समाप्त हुआ। वह बाहर आकर उत्तर की ओर स्थानीय काली मंदिर की तरफ मुंह फिरकर प्रणाम करते हुए घिघिया घिघिया कर बोलने लगी, दुहाई माता सिद्धेश्वरी, अच्छे दिन दिखाना, भव सागर पार कराना, माँ रक्षा करो, माँ माँ माँ। गोकुल की बहू ने रसोई घर से आवाज देते हुए कहा, फूफी जी आपके लिए नारियल के लड्डू रखे हैं, 2 एक खाकर पानी पी लीजिए। एकाएक सखी मालकिन ने सहन से पुकार कर कहा, बहू इधर तो आ, देख जा। आवाज सुनकर गोकुल की बहू के तोते उड़ गए। वह सखी मालकिन से उतना ही डरती है जितना कोई यमराज से। ईश्वर ने सखी मालकिन को माया ममता का अंश दिया ही नहीं, ऐसा निस्संदेह ही कहा जा सकता है। सहन के एक कोने में इकट्ठे मंजे हुए बर्तनों पर झुककर उंगली दिखाती हुई सखी मालकिन बोली, देखो जरा, आंख से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? एकदम साफ पानी का दाग दिखाई दे रहा है। यहाँ से सरन लोटा उठा ले गई।
इसके बाद उस शूद्रा के छुए हुए बर्तन को रसोई घर में ले जाकर दुनिया भर को भ्रष्ट किया गया है। धर्म कर्म सब नाश हो गया। सखी मालकिन हताश होकर सहन में बैठ गई। उनके बैठने के ढंग से मालूम होता था कि लायक बेटे की मृत्यु की खबर मिलती तो इससे अधिक निराशा क्या होता। कंगाल भुखमरों के घर की लड़की लाने का यही नतीजा होता है। भले आदमियों के तौर तरीके उसे आए कहाँ, और वह उन्हें जाने ही कैसे। जो बर्तन मले तो यह नहीं देखा कि ठीक से जूठन साफ हुआ कि नहीं। 3 पहर होने को हुआ, सोचा कि जरा पानी पी लूँ, पर यहाँ तो जूठन और शूद्र का छुआ हुआ ही है। अभी फिर नहाना पड़ता। खैरियत यह हुई कि लोटा नहीं छुआ। गोकुल की बहू दुखी होकर खड़े खड़े सोच रही थी, क्यों मैंने नाहक मुझेरी शरण को लोटा उठा लेने के लिए कहा। स्वयं देती तो ठीक रहता। सखी मालकिन मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अब खड़ी खड़ी देखती क्या है। चलो रसोई की हड़िया फेंक दे, बर्तन फिर से मांजो, रसोई घर को फिर से लीपो। जाने किस घराने की लड़की आ गई जिसने घर का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। कह सखी मालकिन क्रोध के मारे थर थर कांपते हुए अपने कमरे में जा बैठी। बाहर की कड़ी धूप अब उनसे सही नहीं जाती। उनके आदेश अनुसार सारे काम करते करते दिन ढल गया। जब गोकुल की बहू नदी में फिर नहाने गई तो भूख प्यास और परिश्रम के मारे उसका चेहरा एकदम खुमलाहा गया था। घाट में उस समय शाम की घनी छाया थी। उस पार बड़े सेमर पेड़ पर धूप चमक रही थी। नदी के मोड़ पर एक पाल वाली नाव चल रही थी। उसके पतवार के पास एक आदमी खड़ा होकर कपड़ा सुखा रहा था। कपड़ा हवा में झंडे की तरह उड़ रहा था। बीच नदी में एक कछुआ मुंह उठाकर सांस लेकर ही डुबकी लगाया। नदी के पानी में जाने कैसी ठंडी ठंडी अच्छी गंध आ रही थी। नदी तो छोटी सी थी। उस पार की जमीन पर एक पनकौड़ी चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बांस का जो दुजाला बनाया गया है उस पर बैठी थी। इसी समय प्रतिदिन उसे अपने बचपन की याद आती है। पानकौड़ी डांगाए ओठों से, यानी पानकौड़ी अपनी जमीन पर उठो तो। गोकुल की बहू कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। माँ का चेहरा याद आता है। बात यह है कि संसार में अब उस पर स्नेह रखे ऐसा कोई नहीं। माँ के मरने की उम्र थोड़ी ही हुई थी। अपने गरीब पितृकुल में केवल एक गजड़ी भाई है, सो उसका भी पता नहीं कहाँ रहता है। पिछले साल दुर्गा पूजा के दिनों में वह यहाँ आकर 4 दिन रह गया था। वह लुका छिपाकर अपने भाई को अपने बक्स में जो थोड़ी बहुत पूंजी थी चवन्नी दुवन्नी दे देती थी। फिर अचानक एक दिन गायब हो गया। उसके चले जाने पर मालूम हुआ कि उसने एक शॉल बेचने वाले पठान से एक शॉल उधार में खरीद कर अपने बहनोई के नाम पर लिखा दिया। जब यह बात खुली तो कोहराम मच गया। पितृकुल की बड़ी बड़ी आलोचनाएं और अपमान भी हो। तब से भाई का कोई पता नहीं। पर असहाय आवारा भाई के लिए संध्या समय कभी कभी एक हुक उठती है। हृदय कचोटने लगता है। आंखों में आंसू आने के कारण नदी का पानी, मैदान घाट, उस पार के सेमर का वृक्ष, मोड़ पर की इस बड़ी नाव सब अस्पष्ट हो जाते हैं।